दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बीते 48 घंटे में इजराइल के ऊपर कभी भी ईरान हमला कर सकता है। ईरान हमला कर सकता है, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा, लेकिन सवाल है कब करेगा। इसका जवाब शायद ही दुनिया में कोई शख्स दे सके, क्योंकि अब तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो सूत्रों के हवाले से आई है। अगर हम सूत्रों पर यकीन कर लें और उन सूत्रों पर भरोसा करते हुए ये मान लें कि हाँ, बीते 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बड़ा हमला होगा इजराइल के ऊपर और हमला करने वाला ईरान होगा, तो यहां यह भी सवाल उठता है कि हमला करने के बाद क्या होगा। क्योंकि जो हमला 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था वो 6 महीने बाद आखिर हो रहा है, तो क्या इसको इस पर्पस में बताना ठीक होगा कि ईरान के जो ऑफिशियल थे, टॉप ऑफिशियल थे, उन 2 अधिकारियों के मारे जाने के बाद अब जाकर कि ईरान जागा है और ईरान हमला करेगा, और हमला करेगा तो बहुत बुरी तरीके से हमला करेगा और इस हद तक हमला करेगा कि इजराइल बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि जो भी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे विदेशी मीडिया हो, चाहे किसी भी देश की मीडिया हो, अगर इस तरह के दावे कर रही है तो उनके दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि हर देश की मीडिया किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होती है, किसी न किसी देश की मीडिया से प्रभावित होती है, और अमेरिका लॉबी से प्रभावित देश की मीडिया अक्सर ये कहेगी कि अमेरिका हर तरह से बचाव करेगा, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका बर्बाद कर देगा, अमेरिका तबाह कर देगा। रशियन पावर से इन्फ्लुएंस जो मीडिया होगी वो यही कहेगी कि अब हर तरह से अमेरिका बर्बाद होने वाला है, तबाह होने वाला है, खत्म होने वाला है। ईरान हमला करेगा, कब करेगा, इस बारे में ईद के दिन भी हमारे से बहुत से लोगों ने सवाल किया। जो फेस टू फेस मिले वो भी पूछ रहे थे कि शम्स भाई कब होगी, हम भी देखना चाहते हैं उस जंग को, हम देखना चाहते हैं कि इजराइल कैसे बर्बाद होगा। तो साहब, जंग बर्बादी के लिए ही होता है, और जंग किसी एक की बर्बादी के लिए नहीं होता, बर्बादी दोनों तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जिस सुपर पावर को इजराइल के साथ देखा जा रहा है, कि आप उसे इतना हल्के में लेना चाहेंगे कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आप ये मान लें कि ईरान इजराइल पर हमला करेगा, और जब हमला करेगा तो अमेरिका बचाने ना आए। अमेरिका इस बात को पहले से ही कह चुका है कि इजराइल पर अगर हमला होता है तो हर तरह से इजराइल का वो बचाव करेगा, और उसकी पॉलिसी ही यही है कि वो इजराइल का साथ देगा। तो ऐसे में सवाल खत्म हो जाता है कि अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल के ऊपर ईरान हमला ना करे। ठीक है, ये अमेरिका ना चाहता हो कि इजराइल के ऊपर खतरा हो, क्योंकि उसे भी अपनी मशीनरी खर्च करनी पड़ेगी और मैदान में कूदना पड़ेगा। पर सवाल यह है कि ईरान के साथ आएगा कौन, क्योंकि ईरान जिन बड़ी बड़ी अरब ताकतों को मुत्तहिदा होने के लिए कह रहा है, उनके तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ईरान जब हमला करेगा तो बाकी के अरब देश ईरान के साथ खड़े रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे। तो जनाब, वो दौर और था जिसे शाह फैसल का ज़माना कहा जाता है। शाह फैसल का ज़माना अलग था, लेकिन उस दौर में भी, शाह फैसल के दौर में भी ईरान अरबों के साथ नहीं था। और आज अगर ईरान हमला करने जा रहा है तो भी अरब उसके साथ खड़े नहीं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ज़रूर प्रॉक्सी वॉर के जरिए ईरान इस जंग को छेड़ना शुरू करेगा। अब प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये हो गया कि जो भी मिडिल ईस्ट में उसके लड़ाके मौजूद हैं, चाहे हिजबुल्लाह कहें, हूती कह लें, या हमास वगैरह को भी आप वो भी मान सकते हैं कि वो ईरानियन फाइटर्स हैं। लेकिन क्या अगर ये वाक़या होता है तो इन सब के एक साथ मिल करके अटैक करने पर इजराइल को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इन सब की सोच से कहीं ज़्यादा आगे है अमेरिका। और इतना याद रख लीजिए, अमेरिका का मतलब ही इजराइल है और इजराइल का मतलब ही अमेरिका। और इस बात को हम अपनी खबरों में कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, चाहे खबर पढ़ने वाला, बोलने वाला, समझाने वाला शम्स तबरेज़ हो, चाहे हर्षिता मिश्रा हो। इस बात को हम बहुत ही स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं कि आप इजराइल और अमेरिका में कंफ्यूज मत होइए कि दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों एक ही देश हैं। अगर हमला होता है तो अरब के देश तो बिल्कुल दूर भाग जाएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि जिन देशों ने अरबों को बनाया है, जिन देशों ने खिलाफत से तोड़ कर, टर्क एम्पायर से तोड़ कर अरब देशों को बनाया है, उन्हीं देशों ने इजराइल को भी बनाया है। तो अपने अपने आकाओं के चक्कर में आकर के कोई भी ईरान के साथ नहीं देगा, कोई भी इजराइल को पंगा नहीं देगा। और एक बात याद रखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है वही दुनिया पर राज करता है।
वो ज़माने और थे जब घुड़सवार के बदले दुश्मन में जो आता था वो भी घुड़सवार होकर के आता था। तलवार के बदले मुकाबला तलवारों से हुआ करती थी, भाले के बदले मुकाबला भाला से हुआ करता था। लेकिन आज ये हालत है कि अगर आपके पास एक लेटेस्ट ऑटोमेटिक गन है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपके जितना ही हथियार लेकर के आने में सक्षम हो सकता है वो आपसे कमतर हथियार लेकर के आए, हो सकता है वो सीधे एयर स्ट्राइक कर दे और आपके तमाम गोला बारूद और हथियार सब खत्म हो जाएं। इतना जान लीजिए कि दुनिया में वही सुपर पावर माना जाता है, वही ताकतवर माना जाता है जिसके पास फजाइया ताकत होती है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसके पास होता है, जिसके पास एयर फोर्स होता है। नेवल से कोई मतलब नहीं, आर्मी से कोई मतलब नहीं, थल सेना नौसेना से कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास एयर फोर्स की ताकत है तो ही आप हर जंगों को जीत सकते हैं। अगर आप इसको अफगानिस्तान के तरफ रुख मोड़ कर देखना चाहेंगे तो अफगानिस्तान में 20 साल तक अमेरिका लड़ा है, उसका नुकसान हुआ है, हारा नहीं, नुकसान हुआ है। जब उसका नुकसान होने लगा तब वो समझौता करके वापस चला गया, क्योंकि 20 साल तक लगातार जंग लड़ना ये बहादुरी की बात नहीं है। जितना फायदा अमेरिका को लेना था अफगानिस्तान से, उससे कई गुना ज्यादा फायदा वो ले चुका। और जितना अफगानिस्तान के नाम पर, जितना तालिबान के नाम पर उसे इस्लाम के नाम का रायता फैलाना था, वो फैला चुका था। पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया कूट कूट कर भर चुकी थी, नजर आ रही है आज भी आपको हर जगह। इसलिए जंग में हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगा कि मीडिया और ख़ास तौर से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फैलने वाली जो मीडिया है ना, इस पर भरोसा आंख बंद करके करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। दुनिया में जब आप हर तरह के खबरों को एक साथ एनालिसिस करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तब पता चलता है कि आप सोच क्या रहे थे और हो क्या रहा है। 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गाज़ा के भीतर मारे जा चुके हैं। 10 और 15,000 से ज़्यादा अभी लोग लापता हैं, जिनको मान लिया गया है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में, बमबारी में वो मलबे के नीचे दफन हो चुके हैं और अब वो कभी भी वापस लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो सोच लीजिए कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा। और ये अंजाम अगर देखना हो तो आप इतना जान लीजिए कि जो प्रॉक्सी वार करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं टेररिज्म के रूप में, उनसे आप खुद को कैसे बचाएंगे। पहले उनसे आपको मुकाबला करना होगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर किसी को आप देखेंगे तो वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम वालों को टारगेट करते हैं। यकीन ना हो तो 15 सालों के दौरान मिडिल ईस्ट के हालात को ज़रा झांक कर देख लीजिए कि IS ने किसको नुकसान पहुंचाया, और ये भी झांक कर देख लीजिए कि बड़े बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो मुखौटा है वो किसने ओढ़ रखा है। सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ईरान को मैं बुरा नहीं कहूँगा, गलत नहीं कहूँगा। ईरान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो शुरू से ही इजराइल के वजूद पर सवाल खड़ा करता रहा है। बाकी देश तो पलटी मार गए। वो तो यहाँ तक कहने लगे कि 2 नेशन थ्योरी पर बात होनी चाहिए, फ़लस्तीनी राज बनना चाहिए, फ़लस्तीन को एक अलग देश की मान्यता मिलनी चाहिए। पर सवाल है कि फ़लस्तीन के 2-3 टुकड़े कर दें, आप टुकड़ों में कर दें, फिर कहें कि उन्हें राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। एक मयान में 2 तलवार नहीं हो सकती। या तो फ़लस्तीन पूरा फ़लस्तीन ही रहेगा, या तो वो पूरा इजराइल बनेगा। गाज़ा में जाने के बाद इजराइल का मकसद पूरा हो रहा है। हमास कड़ी टक्कर दे रहा है, नो डाउट, मुकाबला दे रहा है। पर याद रखिए, हमास एक संगठन है, उसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है कि वो बराबरी का मुकाबला कर सके। इजराइल ज़मीन पर अपने सैनिकों को नहीं उतारेगा, कोई बात नहीं, वो फ़ज़ाइया ताकत का इस्तेमाल करेगा, एयरफोर्स का ताकत का इस्तेमाल करेगा, एयरफोर्स के जरिए बमबारी करेगा, बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ेगा। आप इतना जान लीजिए कि अभी भी इजराइल बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और इजराइल का साथ देने के लिए अभी भी अमेरिका है। उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी के देश भी ये कहें कि ईरान इस हमले में या इस मामले में अकेला नहीं है, तब तो माना जाए कि हाँ, ये जंग मुकम्मल होगी। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया कि जो खाड़ी देश हैं जिनके पास एयरबेस मौजूद है अमेरिका के इस्तेमाल करने के लिए, उन्होंने बल्कि ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला करने के लिए अगर आप हमारे एयरबेस का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन मेरा दावा है कि अगर ऐसा किसी भी एक देश ने मुंह खोल करके बोल दिया हो, अपनी ज़बान से बोल दिया हो, तो उस दिन अमेरिका उनका बहुत बुरा हाल करेगा।
बहुत बड़े बड़े राज दफन है अमेरिका के सीने में, इजराइल के सीने में। और बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से खाड़ी देश खुल करके नहीं बोल रहे हैं। वो राज कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वो राज हो सकता है और वो राज फाश हो जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि खाड़ी का कोई भी अरब देश बगैर अमेरिका से पूछे कुछ नहीं करेगा और अमेरिका का हुक्म का सिक्का बजा लाना उनकी जिम्मेदारी है। आप भूल जाइए वो दीन इस्लाम, भूल जाइए मुसलमान, ये सब पॉलिटिक्स में नहीं चलती। और पॉलिटिक्स जब इंटरनेशनल हो तो उसमें धर्म वाला कोई मुद्दा नहीं रह जाता, कोई धर्म की बुनियाद पर एक हो जाए। जो लोग, जो अरब अपने पैगंबर की बेहुरमती के बाद एक नहीं हो सकते, वो गाजा में मारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2-4 हज़ार के मारे जाने पर कभी नहीं रो सके, कभी नहीं उनकी जबान हिल सकी, कभी वो एक नहीं हो सके, वो 34,000 तो क्या 50,000 भी फलस्तीनी मारे जाएं तो तुम दबाकर बैठे रहेंगे। आप इतना नोट कर लीजिएगा। बहुत से मेरे दर्शकों को मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन ये 6 महीने के मैं हालात देखकर आपसे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपने मन से कह रहा हूँ, ये मैं 6 महीने के हालात को देखकर बता रहा हूँ। जो हमला पहले या दूसरे दिन हो जाना चाहिए था 2-4-10 लोगों के मारे जाने पर ही, अगर फलस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। हर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता जो भिड़ जाए, हर कोई मौला अली शेर खुदा नहीं होता जो भिड़ जाए तो भिड़ जाए। आज का दौर ताकत का दौर है और इसमें ईमान नाम की चिड़िया दूर दूर तक जल्दी नजर नहीं आती। मरने वालों के पास तो ईमान है, लेकिन जिनके पास ताकत है, हथियार है, गोला है, बारूद है, जो इतना तैयार हैं कि हम हमला कर देंगे, उनके पास शायद उसकी कमी हो सकती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।